बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई उसका दायरा फैलना शुरू हो गया। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल क्या है और जंग का खतरा कितना बढ़ चुका है? देखिए करामत मुग़ल साहब, 7 अक्टूबर को जब ये वाक़या हुआ, सबके सामने आया कि हमास ने इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक किया। आई एम श्योर कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम थोड़ा सा गैप के बाद, मैं क्योंकि पाकिस्तान से बाहर था, तो इस मौजू के ऊपर अब वीडियो कर रहे हैं और इसको अब साथ साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के जो दाखिली सियासी मामलात हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही हैं वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया को मुतासर करेंगी। और इसके हवाले से सदर व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि ये अमेरिका ना सोचे, जिस वक्त उसने बहिरा रोम में अपने बहरी बेड़ा भेजा और जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 5,000 अमरीकी सेलर्स उस पर मौजूद हैं और अपनी प्रेजेंस मिडल ईस्ट में बढ़ानी शुरू की, तो उस वक्त रूसी सदर ने कहा कि अब आप इस गलत फहमी में ना रहना कि मिडल ईस्ट में होने वाली जो जंग है, ये लड़ाई इस तरह चलती रही, आप सीज़ फायर नहीं करना चाह रहे, तो ये मामला यहाँ रुक जाएगा, इसका दायरा फैलेगा और फिर ये भी ना सोचना कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट में रहेगा, ये फिर इसके शोले दुनिया के हर मुल्क तक पहुँचेंगे। अच्छा, ये उनकी वर्ल्ड वार्निंग वॉर। थी। ये उनकी वार्निंग थी। वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से वार्निंग जो दी थी वो नॉर्थ कोरिया ने दी थी। जी। उसके अलावा चाइना ने भी इसी तरह से खबरदार किया था। ईरान ने सबसे पहले इसमें आगाज़ में पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि जो गज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की इसराइल बात कर रहा है, उससे अब नए महाज, नए फ्रंट्स खुलेंगे। अब वो नए फ्रंट्स के हवाले से एक कन्फ्यूजन थी कि वो क्या सिर्फ जो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एरिया में ऑपरेट करती हैं, रेजिस्टेंस की, मज़ाहमत की अलामत हैं, उसमें ढेर सारी जो हैं वो सीरिया में, शाम में, इराक़ में, लबनान में ऑपरेट करने वाली, यमन में ऑपरेट करने वाली। लेकिन सवाल ये था कि क्या कोई और मुल्क या बतौर ख़ास कोई इस्लामी मुल्क बाकायदा डिक्लेयर करेगा वॉर ऑन इसराइल? वो काम हो गया है और बाकायदा यमन जो है वो अब इस जंग में कूद पड़ा है। इस वीडियो में ज़रा अहाता करेंगे कि एक तो इसराइल के प्लान्स क्या हैं जी। इसराइल गज़ा के हवाले से जो मनसूबाबंदी, एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ, विकीलीक्स ने उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया है। उसके मुताबिक इसराइल का क्या मंसूबा है, उसमें रखना क्या है, मसाइल क्या आ रहे हैं और अगले 48 घंटे सारे मामले में अहम क्यों हैं। जी, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। कुछ खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर हम इसको ओवरऑल इस पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। ये अमवाज मीडिया जो है, और हर जगह पे, लेकिन क्योंकि ये इस सारे खित्ते के ऊपर फोकस करके कवर करता है अरबी और फ़ारसी में, उनका इंग्लिश वर्जन है, तो वो मैं सामने रखता हूँ। अलबत्ता पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जो यमन ने बाकायदा इफ़ेक्टिवली डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन इसराइल, और जो ड्रोन हमले और मिसल्स, जो मिसाइल अटैक हुए हैं, ना सिर्फ ये कि जो 31 अक्टूबर को वाक़यात हुए हैं, और उससे पहले जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि कुछ मिस्टीरियस अटैक्स हुए हैं इसराइल के ऊपर, हमले की कोशिशें हुई हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, और उनका जो ओरिजिन है उसके हवाले से क्लैरिटी नहीं थी। वो उन्होंने कबूल कर लिया है कि वो हम कर रहे थे, हुसीस ने। और इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पर यमन मौजूद है, सना है, वहाँ से इसराइल 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की रीच अबूर करना, और टेक्निकली स्पीकिंग काम ये हुआ है कि जो यमन ने मिसाइल फायर किया है, बैलिस्टिक मिसाइल इलात की तरफ इसराइल में, वो मकाम जहाँ से, जो एरिया जहाँ से फायर किया गया है, वो बहीरे अहमर है, समुंदर के अंदर से, रेड सी से। तो जो कैपेबिलिटी है, अब यमन वॉर ट्रॉडन है 2014 के आखिर से, उससे पहले भी जाहिर है कि वहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन 2015 से इफ़ेक्टिवली एक अलाइंस बना के जो अरब ममालिक हैं उन्होंने लड़ाई शुरू की। जो वहाँ पर सूरत हाल है वो आप उसमें देखें कि एक तो ईरानियन बैक्ड, उनके पास जो असलहा है उसके हवाले से भी
यानी कि ये एक आप समझें कि एक नोन फैक्ट है, एक ओपन सीक्रेट है एब्सोल्युटली कि वो ईरान से आ रहा है। उनके पास जो सारी सपोर्ट है वो ईरान की बैक पर मौजूद है। अगर यमन ने अब ये ऐलान कर दिया, मैं ख़बर के कुछ इक़्तिबासात जो हैं वो आपके सामने भी रख देता हूँ, और फिर मैं आपको ये देखें कि यमन जिस मकाम पर मौजूद है उसके एक तरफ सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई करीब है, विसिनिटी में मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो जो इसके ऊपर हमलावर भी रहे। फिर यमन से जो टुवर्ड्स इंडियन ओशन एक आइलैंड है, सोकोत्रा आइलैंड। जी। सोकोत्रा आइलैंड के ऊपर यूएई और इसराइल की प्रेजेंस के हवाले से कंफर्म्ड और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वहाँ पर वो अपने बेस बना रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने, बरतानिया ने अपने जो नेवल एसेट्स हैं उनको मेडिटरेनियन में मूव किया, और मिस्टीरियसली अचानक ये पता चला कि चाइना ने अपनी नेवल प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बढ़ा दी है, और उनके जो नेवल फ्रीगेट्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही थी। तो क्या अब जब यमन ने ये किया है तो बहीरा अहमर की साइड के ऊपर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी की साइड पर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका के एसेट्स, अमेरिका का 5th फ्लीट, अमेरिका की मुख्तलिफ बेसेस लैंड के ऊपर और अदरवाइज इस खित्ते में मौजूद हैं, क्या वो हरकत में आएंगी? इसराइल की तो नहीं है जी, इसराइल की डिक्लेयर्ड तो नहीं, अमेरिका की तो डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ पर किस किस्म की अब, और दायरा किस तरीके से अब इसका फैल सकता है? देखें, जो अंसारुल्लाह मूवमेंट है, जिनको होसीज कहा जाता है, हैज़ इफेक्टिवली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इसराइल। 31 अक्टूबर को जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया है अ लार्ज बैच ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स and a large number of drones on various Israeli enemy targets in the occupied Palestinian territories। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो अटैक हैं इनका मकसद सपोर्ट करना है फ़लस्तीनियों को गज़ा में, जो इस वक्त अमरीकी और इसराइली अग्रेशन का सामना कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस वक्त वीकनेस है ऑफिशियल अरब रिजीम्स की, ये जितने भी अरब ममालिक हैं ये बिल्कुल एक कमज़ोर मौक़िफ़ दिखा रहे हैं, और उनकी एक तरीके से कोल्यूशन नज़र आती है, पार्टनरशिप नज़र आती है, एक टेसिट अप्रूवल नज़र आता है जो इसराइल की मिलिट्री वहाँ पर जो कुछ इस वक्त गज़ा में कर रही है। इसराइली मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि जो फाइटर्स हैं, जो उनके फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने कुछ ड्रोन्स को स्ट्राइक डाउन किया है, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, उसको तबाह किया जो रेड सी से फायर हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि जब यमन इफ़ेक्टिवली अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में अनाउंस करके दाखिल हो गया है, तो अब मज़ीद फ्रंट खुलने की बात जो हो रही थी कि जो नेवल फ्रिगेट और नेवल एसेट्स मूव किए अमेरिका ने, बरतानिया ने, और मेडिटरेनियन में, बहीरे रोम में अचानक एक्टिविटी बढ़ गई थी, वो थी एक ऐसा ख़तरा जहाँ पर शीबा फॉर्म के एरिया में ऑलरेडी लड़ाई जारी थी। हाँ, लड़ाई हो रही थी, मार्टर गोले बरसाए जा रहे थे, भारी तोपखाने का इस्तेमाल हो रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से, और इधर से जवाबन इसराइल के तैयारों ने फ़िज़ाई हदूद की, ना सिर्फ ये कि लबनान, शाम, इराक, इन सब की वायलेशन भी की, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ अटैक्स भी किए, जिसके बारे में भी कह रहे थे कि ईरान से कॉन्वॉयज़ में दिफाई जंगी साजो सामान जो है वो पहुँचाया जा रहा था इसराइल के बॉर्डर के नज़दीक उन एरियाज़ में। अब यमन ने एक और जो है वो एक तस्वीर जारी की, वी विल नॉट हेजिटेट, जो इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी जी, और उसके ऊपर जो जब आप टारगेट लॉक करते हैं और जिस तरह स्क्रीन के ऊपर जहाज से नज़र आता है कि जैसे उसको मिसाइल का टारगेट व्यू फाइंडर में बना दिया गया, वो तस्वीर जो है वो होसीज़ ने जारी की है, जिसका मतलब यह है कि वो अब इसमें कूद पड़ेंगे। अब इस सारे की वजह क्या है? देखें, वो आपको पता चलता है, और दोनों उनके ऑड्स आपको पता चलते हैं। जो विकीलीक्स है उसने एक डॉक्यूमेंट इसराइली ऑफिशियल मिनिस्ट्री का जो है वो जारी किया है, सही लीक हुआ है, वो सीक्रेट लेटर था। उसके मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद बाय 20 अक्टूबर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, राइट। हम अपनी फ़ौजें लेके घुसेंगे गज़ा में, और ऐलान पहले ये किया जाएगा जो नॉर्थ है गज़ा का,
जो उसका शुमाल बनता है टुवर्ड्स लेबनान, आप समझ लें। सही। एक जानिब रफ़ा बॉर्डर की तरफ जो है वो मिस्र है, उसका एरिया है सिनाई, 12 किलोमीटर की बॉर्डर वहाँ पे मिलता है। 42 किलोमीटर की ये पट्टी है जो गज़ा की पट्टी है, 2 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ, शुमाल के एरिया से, और पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि फ़लस्तीनी इसको खाली करें। और इस दौरान रफ़ा बॉर्डर जो कि सिनाई के एरिया से मिलता है मिस्र से, उसको बिल्कुल कूल एंड काम रखेंगे, वहाँ पर अटैक्स नहीं किए जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन उन हमलों की वजह से, उस लड़ाई की वजह से मूव करती 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 रफ़ा बॉर्डर की तरफ आएगी। रफ़ा बॉर्डर से इनको दूसरी तरफ निकाल दिया जाएगा, सही, भगा दिया जाएगा। जब ये उस तरफ क्रॉस करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। मिस्र को यह कहा गया कि जो है आपको हम पैसे दे देंगे डाढ़े, और उसके ऊपर ईरान ने फिर रिएक्ट भी किया था। ये चीज़ ओपनली नहीं हुई थी। ईरानियन मीडिया जो है उसने अब्दुल फताह अल सीसी की तस्वीर जो है वो लगा के उसको गद्दार और इस सारे मामले में पार्टनर और क्लूड करने वाला करार दिया था। और उन्होंने प्लान ये बनाया कि ये जनाब रफ़ा बॉर्डर से दूसरी तरफ निकलेंगे, वहाँ पर उनको पैसे दे देंगे कि इनके लिए यहाँ पर एक शहर आबाद कर दें, और मिस्र जो है वो फिर ऑनवर्ड्स इनका फ़लस्तीनियों का जो बचे कुछ अब हैं वहाँ पर 2 मिलियन, वो वहाँ पर उनका बोझ उठाए। अब वो एरिया है वो जजीरा नुमा, उसके एक तरफ बहर रोम है, एक तरफ सुएज़ कैनाल है और एक तरफ बहर अहमर है, फिर दूसरी तरफ मिस्र के बाकी इलाके हैं। ये वो प्लान कर रहे थे, और उसमें जो इस वक्त तक समझ आ रही है कि असल में जो मामला जिसको आप कह सकते हैं कि हायल है, रकावट है, वो बड़ा हैरानकुन इंकशाफ अब सामने आ रहा है। पहले इनिशियली आपको याद होगा फिगर आया कि चंद दर्जन हॉस्टेजेस जो हैं उनको साथ ले गए हैं जी, हमास और अल-कसाम ब्रिगेड, जो इस्लामिक जिहाद और इनके जो फाइटर्स गए थे वहाँ से चंद दर्जन लोगों को ले आए। फिर एक फिगर आया था 85 का, जी, फिर आया था 130 का, 130 ज़्यादा, फिर 130 का ज़्यादा चलता रहा। लेकिन अब कल का जो अपडेटेड फिगर अमेरिकन इंटेलिजेंस और इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि 200 से ज़ायद हमारे कैदी जो हैं वो इस वक्त हमास के पास मौजूद हैं और इस्लामिक जिहाद के पास। और अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ मामला उनका नहीं है, जो गज़ा में अमेरिकी नेशनल्स मौजूद थे मुख्तलिफ उसमें, उनको वो कह रहे हैं होस्टेजेस, लेकिन वो महसूर हो गए हैं, दे कैन नॉट मूव आउट। इसराइल जो है वो जिस तरीके से बेदरीक तरीके से बमबारी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उनकी मूवमेंट में उनकी सिक्योरिटी भी गारंटी नहीं हो सकती। राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो फंसे हुए हैं। और मैं पहले जो है वो बहुत सारी वीडियोस में, क्योंकि इसको बड़ी तफसील से समीर कंतार वाला मामला, जी, जी, कि उनके लिए अपने शहरी और उनके जनाजे भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक वीडियो जो है वो एक खातून की जो कि कैदी है हमास के पास, उसने नेतन्याहू को बस गालियाँ नहीं दी, उसने जो गुफ्तगू किया, जो उसकी वीडियो सामने आई है कि नेतन्याहू असल में कातिल है और वो ये सब कुछ कर उसने रहा है। जंग इनिशिएट की। और फिर नेतन्याहू की अपनी जो मुल्क में इस सूरत हाल हुई भी है जी, कि वो है, तो वो बेसिकली जो जंग का इस सारे मामले पे जिन लोगों की अनाओं को ठेस पहुंची, अमेरिका, इसराइल, मिडल ईस्ट पीस प्लान, अब्राहम अकॉर्ड्स, फलाने अकॉर्ड्स, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, न्यू मिडल ईस्ट बन रहा है, ये दरमियान में जो काला धब्बा नज़र आ रहा है इसराइल है, इसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं इनसे नॉर्मलाइज हो जाएगा और यूँ ट्रेड होगी, ऐसे होगा। सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वो एक छोटे से खित्ते में रहने वाले चंद हज़ार फाइटर्स का एक ग्रुप, उसने दुनिया में वो मुल्क जो कि कहता था कि मैं बर्थ प्लेस हूँ, उस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की और उस इंटेलिजेंस सिस्टम की, जासूसी के सिस्टम की जो पूरी दुनिया में मिसाली है, मैं प्रोवाइड करता हूँ, मजाक बना के रख दिया। उसको कानों कान खबर नहीं हुई। शबाक हो, मुसाद हो, वो शशदर रह गए कि किस तरीके से जनाब ज़मीनी रास्ते से। और फिर अब ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पर ऑन ग्राउंड रहते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ राब्ते में कुछ वक्फे के बाद, चंद घंटों के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि गज़ा वाली साइड पर, नॉर्थ वाली साइड से इजरायली डिफेंस फोर्सेस दाखिल होने की कोशिश की। एक तो उनको जिस भरपूर मुज़ाहमत का सामना, और इन सम इंस्टेंसेस क्योंकि टनल्स हैं, और टनल्स वाला मामला वो अब इतना ट्रिकी है कि आप कैमोफ्लाज्ड हैं,
टनल्स का ये आपको तो नहीं पता, 20 मीटर गहरी है, 60 फुट जमीन रशिया से टुडे नीचे। को उन्होंने विजिट भी कराया। हाँ, 60 फुट नीचे है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कहते हैं कि इजरायली फोर्सेस क्रॉस करके जिस एरिया को आती हैं, पीछे से वो निकलते हैं टनल्स में। जब वो आगे आ जाते हैं उनके पीछे से निकलते हैं और इतना फियर्स किस्म का अटैक होता है कि वो फिर उनको छोड़ के भागते हैं। और इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो मारे भी गए हैं इस सारे मामले में। रात को जिस वक्त मैं ऑफिस से निकला हूँ उस वक्त ब्रेकिंग आई थी, 8 इसराइली फौजी उस वक्त 12 बजे की। अच्छा, अब इसमें अब फैलाव का खदशा कहाँ से आपको पता चलता है? एक तो यमन आ गया, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफिशियली एक कंट्री विद दैट मच ऑफ पोटेंट फोर्स, कितनी आप उसकी पोटेंसी का अंदाज़ा लगा लें कि उसने अमेरिका, इसराइल समेत मगरबी जदीद तरीन हथियारों का मुकाबला किया है 8 मुल्कों की अलायंस और उनके पार्टनर्स। वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो है वो जैसा यमन में निकला पूरी दुनिया में कहीं नहीं निकला। सही। और उस तमाम तर क्राइसिस के बावजूद वो किस तरीके से फाइट करते रहे। और जो अरामको का अटैक था, जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी और उसके फैसिलिटी के ऊपर हुआ, जिसके बाद एक बड़ा ऑयल का क्राइसिस भी पूरी दुनिया में पैदा हो गया, वो स्वॉर्म किया गया था जो बैक वक्त ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक था अरामको पर। अगर वो उसको ओवरवेल्म करके जो अमरीकी डिफेंस सिस्टम है, वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, थार्ड है, पैट्रियट है, अगर उसको ओवरवेल्म करके सक्सेसफुल एक अटैक कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ या इजरायली इंटरेस्ट जहाँ पर हैं उनको अब ख़तरा पहुँचा सकते हैं। सही। इसी वजह से वो अब जो जॉर्डन है उसकी अगेन आपको पता है कि सरहद किस तरीके से मिलती है। जॉर्डन ने जो अब बाकायदा उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नंबर है फ़लस्तीनी मुहाजिरीन का, और जॉर्डन आपको पता है प्ले भी कैसे कर रहा है। वो समझेंगे वो उनका हिस्सा ही है मगरब, और उनका कहने को बस अब वो रह गया जी। जॉर्डन ने अमेरिका से मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग लिया, और जॉर्डन का ये फ़ैसला कि वो उनसे अपने फ़िज़ाई के, अब वो क्रॉस फायर में आएंगे ना, एक तरफ लबनान है, एक तरफ शाम है, इराक़ है, ईरान है। अगर ये सारे जंप इन कर जाते हैं, जो कि वो अब फियर कर रहे हैं कि होगा, और इजराइल विल बी देयर टारगेट, और इजराइल जो है वो यहाँ से अटैक कर रहा होगा, तो फिर वो कहते हैं कि हम क्रॉस फायर में आएंगे, कोई क्रूज़ मिसाइल को सानू बचाओ। वो कहते हैं कि जनाब हमें दें एयर डिफेंस सिस्टम ताकि हम बच सकें। इसका मतलब ये है कि दे आर फियरिंग समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सेम इज़ द केस दूसरी तरफ यमन वाली साइड से, और बहरा अहमर अगर वो होता है तो फिर इसमें दो चीज़ें और बहुत वो होंगी। और उस पर मैं देख रहा था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी एक वार्निंग जारी की है कि जो ये क्राइसिस अब जिस तरीके से फैल रहा है तो $150 क्रॉस करेगी ऑयल की प्राइस। रूट्स है ना, देखें अगर सप्लाई रूट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, हॉर्मज़ ब्लॉक हो जाएगा, 20 to 30% जो है वो पूरी दुनिया की जो सप्लाई है, और ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ सी बॉर्न ऑयल पूरी दुनिया में जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, आबनाए हॉर्मज़ से होता है, जिसके एक तरफ आपको पता है कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ये ममालिक मौजूद हैं, बहरीन मौजूद है, ओमान मौजूद है, दूसरी तरफ ईरान मौजूद है, ये उस मकाम से निकलता है। तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा। इसी वजह से गालिबन चाइना की प्रेजेंस भी वहाँ पर नज़र आती थी, क्योंकि चाइना के लिए साल भर में जो तमाम तर उनका जो सी बॉर्न ऑयल उनके पास सप्लाई होता है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकलता है, और इंडियन ओशन के रास्ते आगे अब नए मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका से साउथ चाइना सी, वहाँ से येलो सी, और फिर चाइनीज़ शोर के ऊपर शोर्स पे पहुँचता है। फिर यहीं से निकलने वाला तेल जो यूरोप की और अमेरिका की तरफ जाता है वो रास्ता इस्तेमाल करता है बहरा अहमर से, और आगे सुएज़ कैनाल से, फिर आगे बहरा रोम, और फिर वो ऑनवर्ड जो है वो उसकी सप्लाई होती है। और भी कुछ रूट्स हैं, लेकिन ये मेन ट्रेडिंग रूट है जो इस्तेमाल होता है। और अगर आपने इसको पूरा अफ्रीका से घुमा के लाना है तो उसकी प्राइस वहाँ पर चली जाएगी जहाँ पर ये अफोर्डेबल रहेगा ही नहीं। तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है, और आपको पता है कि जिस वक्त ये क्राइसिस क्रिएट होता है तो फिर बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो उसमें
जंप इन कर जाते हैं। और इस सारी सिचुएशन के दौरान अब टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो ये कंफर्म कर रही है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आज तुर्की जा रहे हैं और तुर्की के साथ वो मुलाकात करें, क्योंकि अर्दगान जो है उसने जो रिसेंटली रजब तैयब अर्दगान ने पोजीशन को अपनी अपडेट किया है और इसराइल के हवाले से जितनी स्ट्रॉन्ग अब पोजीशन के ऊपर तुर्की आ चुका है। तुर्की बहुत अहम है इस सारे मामले में। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं और उसका मतलब और मकसद यही है जो उसको अल मॉनिटर जो है और दूसरे जो इजरायली मीडिया है वो उसको इसी तनाजुर में रिपोर्ट कर रहा है कि नाउ समथिंग वेरी बिग इज़ गोइंग टू हैपन, और उसके लिए अब ये प्रिपरेशंस हो रही हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक आपस में अब इसराइल के ख़िलाफ़ सफ़ारा होंगे। और अमेरिका की लिमिटेशंस कितनी होंगी, अमेरिका की प्रेजेंस है, अमेरिका ने 2000 फ़ौजी अपने भेजे इसराइल इस सारे मामले में। फिर कुछ ऐसे ट्विटर के ऊपर ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो अब जो नई फ़्लाइट्स आई हैं इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, उनका डेटा के जो अनरिपोर्टेड जहाज़ आए हैं और आके उन्होंने लैंड किया, तो वो ज़ाहिर है कि कोई मिलिट्री पर्सोनल को, डिफेंस पर्सोनल को लेकर आए हैं, इक्विपमेंट यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन इस तमाम के बावजूद अमेरिका समेत बहुत सारे मुल्क, उनकी लिमिटेशंस हैं। वो एक हद तक आ सकते हैं। अमेरिका और ये सारे मिलकर अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे ना, कितने थे तालिबान, टोटल जो फाइटर्स की तादाद थी वो कितनी थी, वो को बहुत लाखों में नहीं थी, वो कुछ 70,000 से 90,000 थे। उनकी आप फैमिलीज़ के तमाम लोगों को 10-10 बच्चे और 10-10 फैमिली मेम्बर्स भी शामिल कर लो तो वो 7 लाख बनती है। 10 मेम्बर्स शामिल कर लो 7 लाख बनती है। और एक तरफ पूरी दुनिया की जो जदीद तरीन, अमीर तरीन फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी और उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ। तो ये जितना बड़ा ये एरिया है, लबनान से आप शुरू होते हैं, आप ईरान तक आएँ, ईरान से फिर आप ये यमन वाली साइड पर आ जाएं, और फिर एक दफ़ा ये मामला शुरू हुआ तो कितना फैलेगा। इस सारे मामले में अब ये जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकातें हैं तुर्की में वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगले 48 घंटों में अगर यमन के इस ऐलान के बाद अमेरिका या इजराइल अपने एसेट्स मूव करते हैं टू सराउंड यमन और अटैक यमन, या यमन के एसेट्स के ऊपर हमला करने के लिए, और करते हैं तो फिर इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है और ये अगले 48 घंटों में होना है। पता चलेगा कि वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर उसमें बहुत अहम ये होगा कि वो अलायंस जो मिलकर यमन के ख़िलाफ़ लड़ रही थी अरब ममालिक की, वो इसके ऊपर क्या काम करते हैं। और चाइना और ईरान, वो मुल्क जो उन्होंने इस सारे मामले पे सालिसी करवा के एक पीस की, एक अमन की फ़िज़ा बनाई थी, वो इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। सही, चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।